नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका सभी का आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग चर्चा कर रहे थे मुगल डायनेस्टी की, मुगल वंश की। हुमायूं हम लोगों ने पढ़ लिया था। हुमायूं के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पूछी जाती है, केवल दो युद्ध हमेशा पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है चौसा का युद्ध, एक बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कब हुआ था, किसको हराया था, किसने हराया था, इस प्रकार की प्रश्नावली आपके एग्जाम में देखने को मिल जाती है। बात आती है शेर शाह के समय। हम एक जिक्र कर रहे थे, हम हुमायूं के समय शेर शाह का जिक्र कर रहे थे, जिसे शेर खां के नाम से हम पढ़ रहे थे कि शेर खां कौन था, शेर खां कहाँ का राजा था। तो रोहतासगढ़ पड़ता है, वर्तमान बिहार में है। वहाँ का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था शेर खां। शेर खां जिसे बचपन में फरीद के नाम से जानते थे। इतना ज़्यादा वो योद्धा था कि उसको ऐसे कहते हैं कि शेर के जो है शेर के पास चला गया, शेर के पास रहा। और एक भैया शेख वहानी या अब्दुल अब्दुल बुरहानी ने उसका नाम, जो बचपन में फरीद के नाम से जाना जाता था, उसे शेर खां नाम दे दिया। और जब वो चौसा का युद्ध जीत गया तो उसने शाह की उपाधि धारण कर ली और वही शेर खां शेर शाह के नाम से गद्दी पर बैठ गया। तो हम इन चीज़ों पर चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। जल्दी से आप लोग आ जाएं, पेन कॉपी उठा लें। हम लोग इसको 3 क्लास और अभी लगेंगी। एक अकबर की लगेगी, अकबर मैं आज ही स्टार्ट करूंगा। अकबर लगेगी, अकबर के बाद जहांगीर लगेगा, और जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब हम एक क्लास में ख़त्म करेंगे। यानी कि 3 क्लास आज और 2 क्लास और मुगल वंश में लगेंगी। उसके बाद फिर हम पढ़ने लग जाएंगे, जिसको मैंने कहा था कि कुछ विविध बचा हुआ है, जो मैं मध्यकालीन इतिहास का विविध है, जो छोटे छोटे वंश है उनको कराऊंगा आधुनिक भारत से पहले। इसको खत्म कराने के बाद मराठा, सिख, विजयनगर, और फिर हम कुछ विविध राजवंश पढ़ेंगे। तो सभी को भैया गुड मॉर्निंग। हम लोग मुगल वंश पढ़ रहे हैं और मुगल वंश में हम इसका भी जिक्र कर लेते हैं, शेर शाह का। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। इसको उपाधि दी थी शेर खां की मोहम्मद वहार खां लोहानी ने। मोहम्मद वहार खां लोहानी के द्वारा इसे भैया खां की उपाधि दी गई, और बाद में ये शाह बन जाता है, जो शेर शाह सूरी का संस्थापक माना जाता है। सूरी वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो शेर शाह। शेर शाह ये कौन है? आप कहेंगे सर सूरी वंश का संस्थापक, सूरी वंश का संस्थापक। आप कहेंगे सर सूरी वंश का संस्थापक, फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी। आप कहेंगे सर फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी, जिसके बचपन का नाम शेर खां को बचपन में, शेर शाह को बचपन में फरीद के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? फरीद के नाम से जानते थे। हम लोग बात करेंगे सर फरीद कौन था? तो फरीद था शेर शाह। ठीक है, इसका उपाधि दी गई थी शेर खां की, और इसे उपाधि देने वाले कौन थे? तो आप कहेंगे मोहम्मद वहार खां लोहानी। ऐसे पूछा जा सकता है कि फरीद को शेर खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो मोहम्मद वहार खां लोहानी के द्वारा दी गई थी। अब बात आती है शेर शाह का पिता कौन था? तो शेर शाह का पिता था हसन खां, जो सासाराम के एक जमींदार थे। सासाराम कहाँ पड़ता है? सासाराम पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में सासाराम पड़ता है। वहां के जमींदार हुआ करते थे हसन खां। हसन खां के घर में जन्म लेता है शेर शाह। शेर शाह का बेटा था इस्लाम शाह। शेर शाह का बेटा क्या था? इस्लाम शाह था। आप कहेंगे सर शेर शाह के बेटे का नाम था इस्लाम शाह, और शेर शाह ने रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराया था, जिसे किला ए कुन्हा के नाम से जाना जाता है। कि सर ये कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे सर बिहार में। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। शेर शाह, जो शेर शाह है, वो शेर शाह सूरी वंश का संस्थापक है। किसका? सूरी वंश का संस्थापक है। अब शेर शाह जो शासन करेगा, ये शासन करेगा 1540 से लेकर, आप कहेंगे सर 1540 से लेकर 1545 तक इसने शासन किया। दिल्ली में सूरी वंश रहा 1540 से 1545 तक। हालांकि सूरी वंश 1540 से 1555 तक रहा।
ठीक है, हम बात कर रहे थे शेर शाह का बचपन का नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। शेर खां की उपाधि दी थी मोहम्मद बहार लोहानी ने। आगे बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि सर ये बताएं इसके पिता का नाम क्या है। शेर शाह के पिता का नाम है हसन खां, जो सासाराम बिहार में एक जगह पड़ती है सासाराम, वहां के जमींदार थे। कौन थे? जमींदार थे। आगे बात करते हैं, शेर शाह का बेटा कौन था? इस्लाम शाह। और भैया शेर शाह ने निर्माण किसका किया था? रोहतासगढ़ किले का। किसका? रोहतासगढ़ किले का निर्माण किया। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं। मेरे साथ आप लोग रिवाइज जरूर करते रहेंगे, रिवाइज जरूर करते रहेंगे। हुमायूं तो हमने पढ़ लिया था, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ये प्रियांशी वर्मा मैंने इसलिए मुगल वंश में डाल दिया क्योंकि है तो छोटा सा ये टॉपिक, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हुमायूं को पराजित किसने किया था, हुमायूं किससे हारा था, ये हमने पढ़ा था ना वहां पर। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, शेर शाह रहता है। अगर पूछ लेता कि सर ये बताइए सूरी वंश कब से कब तक रहा, सूरी वंश की अगर बात होती तो आप कहते सर सूरी वंश 1540 से लेकर 1555 तक रहा। कब तक रहा? 1540 से 1555 तक सूरी वंश रहा। लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। यहां पर हम बात कर रहे थे कि भैया ये बताएं कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई। देखिए शेर शाह सूरी जब कालिंजर के किले को जीतने के लिए जाता है तो भैया तोप का गोला फटने से वो तोप का गोला दीवार से टकराया, फटा, और उसके कारण शेर शाह की 1545 में मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गई? 1545 में। किसकी? शेर शाह की। शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1545 में। कब? जब वो कालिंजर किले को जीतने के लिए निकला, कालिंजर का किला जीतने के लिए जा रहा था, तब भैया दीवार पर, किले की दीवार पर गोला दागा और गोला फटने से इसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा कहां है? सासाराम बिहार में। कि भैया शेर शाह का मकबरा कहां है? सासाराम बिहार में। कहां पर? सासाराम बिहार में। किसका मकबरा है सासाराम बिहार में? आप कहेंगे भैया सासाराम पड़ता है बिहार में। कहां पड़ता है जी? बिहार में पड़ता है। आप कहेंगे कहां पर है? बिहार में। किसका? शेर शाह सूरी का। चलिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं कि भैया ये बताइए कि इसने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी या सिकंदरी गज का प्रयोग किया, जो सन की डंडी का बना होता था। ये वही सिकंदरी गज है जिसे सिकंदर शाह लोधी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर शाह लोधी के द्वारा चलाया गया था। रहेगा मुगल वंश ही, लेकिन मुगल वंश में एक छोटा सा टॉपिक था शेर शाह का, तो वो मैं बता रहा हूं। पूरा सूरी वंश नहीं करा रहा हूं, केवल शेर शाह थोड़ा सा करा रहा हूं। ठीक है, तो हम कहेंगे सर शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1545 में। कहां पर? जब कालिंजर का किला जीतने के लिए गया था। ठीक है, कब? 1545। कहां? कालिंजर में। बात आ जाती है सर ये बताइए इसका मकबरा कहां पर है? तो आप कहेंगे सर इसका मकबरा है सासाराम बिहार में। और इसने भैया सिकंदरी गज का प्रयोग किया, जो सन की डंडी का बना होता था। खत्म। यहां तक हम लोग इसको पढ़ लेंगे, यहां तक हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि भैया ये बता दीजिए कि कबूलियत एवं पट्टा प्रथा किसने शुरू किया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा पट्टा प्रथा, आपने जाना होगा कि भाई ये 1 बीघे जमीन है या ये 200 गज जमीन है या इतनी जमीन है, ये पट्टे पर मिली है, सरकार ने पट्टे पर दी है। तो ये पट्टा प्रथा किसने चलाई थी? तो ये पट्टा प्रथा किसने चलाई थी? तो यहां पर हम लोग बात करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोग बात करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिएगा। हम कहेंगे भैया हम लोग यहां पर बात करेंगे कबूलियत तथा पट्टा प्रथा किसने प्रारंभ किया था? आप कहेंगे सर ये प्रारंभ किया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने डाक व्यवस्था भी प्रारंभ की थी। ठीक है, इसने रुपया चलाया था। शेर शाह सूरी का जो रुपया था, जो मुद्रा थी, वो क्या था? रुपया चलाया था। शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया, जिसे
सड़क ए आजम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि सड़क ए आजम किसके द्वारा बनवाई गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा, जिसे वर्तमान में NH1 NH2 के नाम से जानते हैं। NH1 NH2 के नाम से भी जाना जाता है। आप कहेंगे सर सड़क ए आजम किसके द्वारा बनवाई गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रांड ट्रंक रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया था। क्या चलाया? रुपया चलाया। डाक व्यवस्था किसने प्रचलित की? शेरशाह सूरी ने। कबूलियत प्रथा या पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। किसने कर दी थी जी? शेरशाह सूरी ने कर दी थी। चलिए यहां तक हम लोगों ने पढ़ ली। एक बार इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण तरीके से, सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां तक आप लोग प्लीज कर लें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसे हम GT रोड भी शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? इसे GT रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इसको हम GT रोड बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है जी। तो मैंने कहा मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं कि पट्टा प्रथा बहुत महत्वपूर्ण है। किसने प्रारंभ किया था? शेरशाह सूरी ने। कि डाक प्रथा, रुपया किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। चलिए हम बात कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूंगा, एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करा देता हूं। शेरशाह सूरी, सूरी वंश 1540 से 1555 तक रहा। सूरी वंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी। हाँ जी, हाँ चलो भैया देख लो, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब आप लोग एक बार रिवाइज जरूर करिए, इसको एक बार रिवाइज जरूर करिए कि भैया इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? शेर खां की। किसने दी थी? वहार खां लोहानी के द्वारा। इसके पिता का नाम था हसन खां, कहाँ के जमींदार थे? सासाराम के। इसके पुत्र का नाम क्या था? इस्लाम शाह। क्या नाम था? इस्लाम शाह। इसने एक किले का निर्माण कराया था, उसे क्या कहते हैं? रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ किले को हम और किस नाम से जान सकते हैं? किला ए कुन्हा। बहुत बार पूछा है किला ए कुन्हा। चलिए ये सारी चीजें हम लोग लिख रहे हैं कि भैया शेरशाह सूरी ने शासन कब से कब तक किया था? शेरशाह सूरी ने मात्र 5 वर्ष शासन किया, क्योंकि 1540 में गद्दी पर बैठा, 1545 में मर गया। जबकि सूरी वंश कब से कब तक रहा? सूरी वंश 1540 से 1555 तक, कुल मिलाकर 15 वर्षों तक सूरी वंश ने शासन किया। सूरी वंश में शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह और सिकंदर शाह सूरी भी भैया राजा बने। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली, ठीक है जी। चलिए यहां पर हमने बात की कि भैया शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545 में कालिंजर किले को जीतने के समय। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? आप कहेंगे सासाराम में। शेरशाह सूरी ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया, जो सन की डंडी का बना होता है। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ लैंड द यूज्ड ही यूज्ड द एलेक। यहां पर सिकंदर हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा भैया? यहां पर हो जाएगा सिकंदर। सिकंदरी गज इसको हम बोल सकते हैं, सिकंदरी यार्ड हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? सिकंदरी यार्ड हम इसको बोल सकते हैं। आप कहेंगे सर सिकंदरी, सिकंदरी यार्ड, ठीक है जी। चलिए इसने कबूलियतनामा, कबूलियत प्रथा, पट्टा प्रथा शुरू की, डाक व्यवस्था प्रारंभ की, रुपया चलाया, ग्रांड ट्रंक रोड। अब डाक प्रथा समझना जरूरी है, पट्टा प्रथा समझना जरूरी है। पट्टे में क्या होता है? हम बात कर रहे हैं सर पट्टा। जैसे मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं तो भैया सरकार क्या करेगी? मुझे 1-2 बीघे जमीन पट्टे पर दे देगी। वैसे ही ये पट्टा प्रथा किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। चलिए अब बात करेंगे हम अकबर के बारे में। एक कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को, छोटी सी कहानी बताऊंगा, उसके बाद हम अकबर पे आ जाते हैं। देखिए हमें पता है हमीदा बानो बेगम
जो मीर अली की बेटी थी, हिंदल का गुरु था मीर अली। मीर अली की बेटी हमीदा बानो बेगम से किसने विवाह कर लिया था? हुमायूं ने। किसने विवाह कर लिया था? हुमायूं ने। 1541 में हुमायूं जब भारत से भाग रहा था, जब वो ईरान शाह तैमास्क राजा के पास जा रहा था, तो उसने शादी कर ली। अमरकोट के एक राजा थे, राजा बीरसाल। शादी करने के बाद हुमायूं ने अपनी बेटी को 55 लिख दिए हैं। कहां 55 लिख दिए भैया? ये तो 1540 से 1555, ये पूरे सूरी वंश का है 15 साल। और यहां पर 1540 से 1545 केवल शेरशाह सूरी का है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर केवल शेरशाह सूरी है जो 5 वर्षों तक शासन कर रहा है। उसके बाद इस्लाम शाह, फिर सिकंदर शाह सूरी, इन सब ने मिलाकर कुल 15 वर्षों तक शासन किया है। 55 लिख दिए गलती से। अच्छा चलो, हमने बात करनी थी अकबर की। मैं बता रहा था आप लोगों को कि हमीदा बानो बेगम राजा बीरसाल को अपना भाई मानती थी। हमीदा बानो बेगम राजा बीरसाल को अपना भाई मानती थी। और भैया इसी कारण हुमायूं को लगा कि सबसे सुरक्षित जगह उसकी बीवी के लिए कोई है तो वो राजा बीरसाल का महल है। हुमायूं ने शादी कर ली हमीदा बानो बेगम से। शादी करने के बाद वो अपनी बीवी को राजा बीरसाल के महल अमरकोट में छोड़कर चला गया। कहां पर? अमरकोट, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर छोड़कर चला जाता है। और उस महल में अकबर का जन्म होता है। एक बच्चा जन्म लेता है 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर का जन्म हो जाता है, अकबर बच्चा है। हुमायूं अपनी सेना बनाने में लग गया। हुमायूं राजा बीरसाल से मदद मांगने में लग गया। हुमायूं ने कहा कि आप मेरी मदद करिए। राजा शाह तैमास्क ईरान का राजा था। उसने कहा ठीक है, मैं आपकी मदद तो कर दूंगा, लेकिन आपको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। हुमायूं ने कहा ठीक है, बताइए। तो उसने कहा कि आप मुझे काबुल देना। काबुल को उस समय यह माना जाता था कि इस्लामिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। हुमायूं ने कहा ठीक है, मैं काबुल दे दूंगा, लेकिन आप भारत विजय करने में मेरे साथ दीजिए। राजा शाह तैमास्क की मदद से हुमायूं ने 1555 में शेर शाह सूरी के वंश का एक लड़का था, जिसका नाम, एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर दिया और 1555 में फिर से गद्दी पर बैठ गया। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। और जब हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में ही, अकबर उस समय पंजाब में था। और पंजाब में एक जगह पड़ती है कलानौर, जिसे कालानौर के नाम से जानते हैं। कलानौर या कालानौर में जब भैया अकबर था, अकबर तो छोटा सा बच्चा था, वो घूमने गया था, लेकिन इधर हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। हुमायूं ने अकबर का बॉडीगार्ड, अंगरक्षक, रीजेंट, संरक्षक, कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बैरम खान था। बैरम खान बहुत ईमानदार था, ईमानदार था। उसकी ईमानदारी को देखते हुए अकबर ने उसे एक उपाधि भी दी थी, खाने खाना की। हालांकि बाद में चलकर बैरम खान के बेटे को भी खाने खाना की उपाधि दी अकबर ने। अकबर 13 साल 4 महीने का मुगल वंश में सबसे कम उम्र का राजा बना। सबसे कम उम्र का राजा बनने वाला था अकबर, 13 साल 4 महीने। अब आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करेगा, अच्छा बाबर तो 11 वर्ष में बन गया था। बाबर 11 वर्ष में राजा बना था, कोई डाउट नहीं है, लेकिन भारत का नहीं, वो फरगना का राजा बना था। अकबर 11 वर्ष में फरगना का राजा बना था। और उस समय मुगल वंश भी नहीं था, उस समय चगताई वंश था। बाबर 1526 में भारत आया था। चलिए, अकबर राजा बन जाता है। कलानौर गुरदासपुर के पास पंजाब में एक जगह पड़ती है, गांव पड़ता है, वहां पर इसका राजाभिषेक होता है। ईंटों का सिंहासन बनाया। बैरम खान को जब खबर पता चली कि हुमायूं जहांपना जा चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब होता यह था कि जिस साम्राज्य का यदि उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वहां पर अशांति फैल जाती थी। छोटे छोटे राजा सामंत युद्ध कर देते थे। लेकिन बैरम खान ने बड़ा चतुराई से, बड़ा सहनशीलता से अकबर को राजा घोषित कर दिया और ईंटों का सिंहासन बनाकर गद्दी पर बैठा दिया कि हुमायूं का फरमान आया है कि मेरा उत्तराधिकारी अकबर होगा। उसके बाद जब अकबर राजा बना, अकबर दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचते ही खबर आ गई कि भैया
हेमू ने युद्ध कर दिया है, हेमू ने युद्ध छेड़ दिया है। हेमू जो हेमचंद्र विक्रमादित्य हिंदू महान योद्धा, युद्ध छेड़ दिया है। अकबर घबरा जाता है, मात्र 13 साल 4 महीने का बच्चा क्या करेगा। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। कौन सा? पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। ठीक है, जब पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध में अकबर की तरफ से जो युद्ध लड़ रहा था वो बैरम खान था। कौन था? बैरम खान। हेमचंद्र विक्रमादित्य पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत रहे थे, लेकिन बैरम खान ने धोखे से हेमचंद्र की आंख में तीर मार दिया, और जिस कारण हेमचंद्र विक्रमादित्य अपने हाथी से गिर पड़े और उनकी सेना भाग खड़ी हुई। जब किसी राजा को मार दिया जाता है, राजा गिर जाता है या राजा पराजित हो जाता है, तो पूरी सेना अपने आप विचलित हो जाती है। इस कारण अकबर ये युद्ध जीत जाता है। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत हो जाती है, अकबर जीत गया। हालांकि अब बैरम खान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, बैरम खान शक्तिशाली होता जा रहा है, पावरफुल होता जा रहा है। ये बात अकबर को खटकने लगी। अकबर ने सोचा कि अब बैरम खान को ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि अकबर भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। 1560 आ जाता है और 1560 में अकबर कहता है कि आप बहुत समय से मेरे लिए युद्ध लड़ रहे हैं, आप एक काम करिए, आप हज यात्रा पर जाइए, आप तीर्थ यात्रा पर जाइए और फिर लौट कर आना, अभी तो आप आराम करो। और ऐसा कहा जाता है कि हज यात्रा पर जाते समय 1561 में बैरम खान की भैया हत्या हो जाती है। बैरम खान को पाटन गुजरात में मार दिया जाता है और यह कहा गया कि अकबर ने मरवाया, लेकिन वास्तविकता क्या, इसका प्रमाण कहीं नहीं मिल पाया कि अकबर ने ही बैरम खान को मरवा दिया था। इसका प्रमाण कहीं नहीं मिला। हालांकि उसकी मृत्यु 1561 में पाटन गुजरात में हो जाती है। बैरम खान की एक विधवा है जिसका नाम है सलीमा सुल्ताना। सलीमा सुल्ताना और बैरम खान का एक बेटा है जिसका नाम है अब्दुल रहीम, जिसे हम हिंदी का महान कवि रहीम दास के नाम से जानते हैं। रहीम दास, जिसे अकबर ने गोद ले लिया, अकबर ने गोद ले लिया, और गोद लेने के बाद अकबर ने उसे कहा कि ये मेरा दत्तक पुत्र है, ये मेरा गोद लिया हुआ पुत्र है। और अकबर ने रहीम दास को भी खान ए खाना की उपाधि दे दी, खान ए खाना की उपाधि दे दी। हालांकि 1560 से 1562 का जो समय था, यह समय पेटीकोट शासन या पर्दा शासन काल कहलाया। पर्दा शासन काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय अकबर ने शासन नहीं किया, अकबर तो खुद घूमने चला गया और इस समय शासन किया जिसको अकबर ने पाला था। अकबर ने अकबर को पालने वाली दाई मां का नाम था महम अनंगा। महम अनंगा ने 2 वर्ष शासन किया, 1560 से 1562, इसलिए अकबर के शासन काल को पर्दा शासन काल के नाम से जानते हैं। इतनी कहानी पहले हम यहां तक पढ़ते हैं, उसके बाद आगे कहानी चलेंगे। आई होप आपको ये कहानी समझ में आएगी। और हम लोग यहां पर बात करते हैं कि अकबर भैया 1556 में राजा बन जाता है। 1556 में राजा बना और 1605 तक राजा रहा। 1605 तक राजा रहा कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हो जाता है। अकबर के पिता का नाम हुमायूं है, अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। हमीदा बानो बेगम कह लें, हमीदा बानो बेगम कह लें, ठीक है जी। इसका शिक्षक था अब्दुल लतीफ। अकबर को पढ़ाने का प्रयास किया, हुमायूं ने अकबर को पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन आप जानते ही होंगे कि एक दो बच्चा ऐसा होता है, उसे कितना भी पढ़ा लो फिर भी वो यही कहेगा समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। वैसे ही अकबर था, अकबर को पढ़ाने के लिए उसका एक टीचर अपॉइंट किया गया जिसका नाम है अब्दुल लतीफ, लेकिन अकबर पढ़ ही नहीं पाया। अकबर ने पढ़ाई नहीं की, अकबर ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। अकबर मुगल वंश का भैया अनपढ़ राजा था। अनपढ़ कहते हैं कि भैया मुगल वंश में सबसे महान राजाओं में अकबर गिना जाता है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं अकबर का संरक्षक कौन था, पैटर्न कौन था। ये बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं इसको, बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं, बॉडीगार्ड कह सकते हैं, रीजेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? रीजेंट कह सकते हैं कि अकबर का रीजेंट कौन था, बॉडीगार्ड कौन था, तो बैरम खान था। कौन था जी? बैरम खान। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए
हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं सारी चीजों के बारे में। अब बात आ जाती है कि अकबर एक सूफी संत को मानता था। अकबर के एक सूफी संत थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम है? शेख सलीम चिश्ती अकबर का। अकबर जिनको बहुत ज्यादा मानता था उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम था जी? शेख सलीम चिश्ती। अकबर का राज्याभिषेक कोरोनेशन कहां हुआ था? पंजाब के कलानौर में, या इन्हें कालानौर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालानौर के नाम से भी हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कालानौर के नाम से जानते हैं। वहां पर अकबर का 4 साल 13 साल 4 महीने की उम्र, मतलब 14 फरवरी 1556 में राज्याभिषेक हो जाता है। हम 14 फरवरी को किस रूप में मनाते हैं बताइए? हम 14 फरवरी को किस रूप में मनाते हैं? कौन बच्चा बताएगा? कौन कौन साथी बताएगा कि 14 फरवरी को भारत में क्या मनाया जाता है? जल्दी से बताइए कि भारत में 14 फरवरी को किस रूप में मनाते हैं? आप कहेंगे सर भारत में 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, एक काला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे देश के वीर सपूतों ने अपनी जान की आहुति दे दी। पुलवामा अटैक आपको याद होगा, वो 14 फरवरी को ही हुआ था, इसलिए हम पुलवामा अटैक की याद में ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। चलिए, हाँ, और कुछ पढ़े लिखे, मैं ये कह सकता हूं कि ये पढ़े लिखे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। अरे पढ़े लिखे बच्चों, कम से कम उन वीर सपूतों को तो याद करो जो हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए। हमारी सुरक्षा के लिए वो आप लोग ही थे जो हमारी सुरक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़ गए, अपने बीवी बच्चों को बिलखता हुआ छोड़ गए, अपने बूढ़े माँ बाप को रोता हुआ छोड़ गए। पुलवामा अटैक आपको याद होगा 14 फरवरी। चलिए, तो ये सारी चीजें जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि मैं आज पूरे मुगल वंश की पीडीएफ दे दूंगा, पूरे मुगल वंश की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां तक आप लोग लिख लेंगे। आगे बात करते हैं अकबर की पत्नियां। अच्छा, अकबर की पत्नियों को लेकर भी एक मनगढ़ंत कहानी मैं आपको सुनाता हूं। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, मनगढ़ंत कहानी में आ जाता है कि अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई था। आता है ना? आपको भी याद होगा कि अकबर की पत्नी जोधाबाई थी, याद है? और मैं ये कह दूं कि अकबर की पत्नी जोधाबाई नहीं थी, तो आप मास्टर पागल हो गए। अगर मैं आपसे कहूं कि जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं थी, तो फिर आप मुझे क्या कहोगे? है मास्टर पागल है, यही कहोगे ना? कहोगे है पता है नहीं, आगे पढ़ाने। अकबर की पत्नी नहीं थी तो किसकी पत्नी थी? हमने तो जोधा अकबर मूवी देखी है, हमने तो जोधा अकबर नाटक देखा है, और आप कह रहे हो जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं है। बिल्कुल, मैं प्रमाण के साथ यहां पर बात करूंगा, जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं थी। तो फिर जो जोधाबाई थी अकबर की पत्नी, वो कौन थी भैया? उनका नाम क्या था? हरखाबाई। हरखाबाई, हरखूबाई, जिन्हें हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं। हुआ क्या, क्यों ऐसा कहा गया कि वो जोधाबाई है, जबकि ओरिजिनल जोधाबाई जहांगीर की पत्नी है? जो ओरिजिनल जोधाबाई है वो जहांगीर की पत्नी है। किसकी? जहांगीर की। मैं बात करूंगा तो भैया सबसे पहले हम बात करते हैं अकबर की पत्नियों की। तो अकबर की जो बेगम है उनका नाम है रुकैया बेगम। क्या नाम है जी? रुकैया बेगम। आप कहेंगे अकबर की पत्नी का नाम था रुकैया बेगम। रुकैया बेगम सलीमा सुल्ताना, ये वही सलीमा सुल्ताना है जो बैरम खान की पत्नी थी। किसकी? बैरम खान की पत्नी थी। जब बैरम खान मारा गया तो उसकी पत्नी से निकाह कर लिया अकबर ने। अकबर ये दिखाना चाहता था जनता को, देखो बैरम खान मेरे बॉडीगार्ड थे, अगर उनकी मृत्यु हुई तो उनके परिवार को मैंने अपना लिया। इसीलिए तो बहुत सारे इतिहासकारों ने अकबर को महान राजा कहा, महान सम्राट कहा। महानता भी गिनाऊंगा इन लोगों की, सबसे ज्यादा महानता मैं शाहजहां में गिनाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ ली कि भैया रुकैया बेगम, सलीमा सुल्ताना जो पहले बैरम खान की पत्नी थी। उसके बाद हम बात करेंगे हरखाबाई की। ये जो हरखाबाई हैं, इन्हीं को कहा जाता है जोधाबाई, इन्हीं को जोधाबाई कहा जाता है। इनका पूरा नाम था राजकुमारी हीरा कुमारी। इनका नाम है प्रिंसेस हीरा कुमारी। ठीक है, इन्हें जोधाबाई की भैया उपाधि दी गई थी, इन्हें जोधाबाई की उपाधि दे दी गई। तो आप याद रखेंगे कि भैया जोधाबाई की क्या दे दी गई? उपाधि दे दी गई।
किसको? हरखाबाई को। तो भैया जोधाबाई, जो रियल जोधाबाई, जो जगत गोसाई है, वो जहांगीर की पत्नी है, अकबर की नहीं। अकबर की पत्नी का नाम है हीराबाई, और हीराबाई को भैया जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। इन्हीं हरखाबाई को मरियम उज जमानी की उपाधि भी दी जाती है। बहुत सुंदर थी ये, तो इन्हें मरियम उज जमानी की उपाधि भी दी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए लिख लेंगे, यहां तक लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम बात करेंगे। रुकैया बेगम पहली है, सलीमा सुल्ताना दूसरी है, फिर तीसरे नंबर पे हरखाबाई आ जाती है। हरखाबाई को राजकुमारी हीरा कुमारी के नाम से जानते थे, लेकिन प्रसिद्ध नाम है इनका जोधाबाई, जो कि इन्हें उपाधि दी गई थी। इन्हें अकबर के द्वारा उपाधि दी गई थी। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। हरखाबाई जो जोधाबाई के नाम से जानी जा रही है, इन्हें एक उपाधि और दी गई थी मरियम उज जमानी बेगम साहिबा की। कौन सी? मरियम उज जमानी बेगम साहिबा। और हरखाबाई के पिता का नाम था भारमल, जबकि जोधाबाई के पिता का नाम था राजा उदय सिंह। ठीक है, तो पिता से भी यहां पर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे सर, इनका पुत्र था जहांगीर। अब जोधा के गर्भ से ही उसका पति जन्म लेगा क्या? नहीं ले सकता ना। तो भैया हरखाबाई के गर्भ से जिन्हें जोधाबाई कहा गया, जहांगीर ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया? जहांगीर ने जन्म लिया। अब बात आती है बैरम खान के संरक्षण काल की। प्रोटेक्शन पीरियड ऑफ बैरम खान 1556 से 1560, क्योंकि बच्चा है अकबर, 13 साल का बच्चा है जब वो राजा बना 1556 में, तो 4 साल शासन किया किसने? बैरम खान ने। अकबर के नेतृत्व में, यानी कि राजा अकबर है लेकिन शासन रियल में कौन कर रहा है? बैरम खान। हाँ, ये हिंदू थी, ये हिंदू थी, राजपूत थी, राजपूत रानी थी ये। चलिए, बैरम खान की ईमानदारी के कारण अकबर ने इसे खान ए खाना की उपाधि दे दी। क्या कर दिया? बैरम खान को खान ए खाना की उपाधि दे दी। ठीक है, किसकी? खान ए खाना की उपाधि दी गई। चलिए, ये राजा महाराजा खुश होकर ऐसी उपाधियां दे देते थे। ठीक है जी। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, रेलवे ग्रुप डी में भी ये काम कर जाएगा कमल जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए। आगे हम बात करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, यहाँ तक हम आप लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, नीरज मेहरा जी धन्यवाद, लव यू टू मेरे शेर। चलिए बहुत बढ़िया। देखा, मैंने कहा ना, अकबर के लिए एक शिक्षक अपॉइंट किया गया था, अब्दुल लतीफ, बेस्ट शिक्षकों में माना जाता था, उस समय के सबसे अच्छे विद्वानों में माना जाता था। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, एक दो बच्चे तो हो ही सकते हैं जो ये कहेंगे सर ये तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ना, क्योंकि उन्हें कहानी भी सुना दी, ये भी बता दिया, फिर भी वो यही कहेंगे कि हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन हालांकि आप लोगों में ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, सबको समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं 1561 में। अकबर के कहने पर बैरम खान मक्का जाने के लिए तैयार हो जाता है और 1561 में पाटन, गुजरात में एक जगह पड़ती है, मुबारक खां के द्वारा हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है जी? हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है। अब बात आती है भैया पेटीकोट शासन की। किसकी? पेटीकोट शासन की। कि सर ये पेटीकोट शासन क्या है? ये पेटीकोट शासन क्या है? आप कहेंगे भैया ये पेटीकोट शासन क्या है, आप बताना कि सर पेटीकोट शासन की चर्चा होगी, पर्दा शासन की चर्चा होगी 1560 से 1562 का रहा। इसमें क्या था? महाम अनंगा, महाम अनंगा, महाम अनंगा ये भैया अकबर की दाई माँ है। ये कौन है? ये अकबर का पालन पोषण करने वाली दाई माँ है, अकबर की दाई माँ। पहले भैया दाई माँ ही होती थी जो पालन पोषण करती थी। ठीक है जी। उसके पुत्र अवध खान ने शासन किया। अब बात आ जाती है कि अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कराया 1575 में। अकबर खाने ने इबादत खाने का निर्माण कराया 1575 में। इबादत खाना एक ऐसी जगह जहां पर सभी धर्मों के लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में इबादत खाना केवल मुसलमानों के लिए था। स्टार्टिंग में जो इबादत खाना है केवल मुसलमानों की प्रार्थना करने की जगह थी, लेकिन बाद में बीरबल के कहने पर अकबर ने इबादत खाने में
इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया, इनविटेशन दिया कि आप सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आएं और अपने अपने धर्म की जो भी पूजा पाठ करनी है, जो भी प्रार्थना करनी है, आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर इबादत खाना किसने बनाया था? तो इबादत खाने का निर्माण 1575 में अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है जी। मुबारक खां बेटा शत्रु था, मुबारक खां दो शत्रु था। चलिए बहुत बढ़िया जी, यहां तक आप लोग लिख लेंगे। अरे भाई बड़ा दुख है भाई, रुको अब अभी रुक कर पढ़ेंगे। सुपम यादव, ओहो भाई इनके साथ बड़ा दुख हो रहा है। ये कह रहे हैं सर आज मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है। अब मैं भाई तुम्हारे इस दुख में बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूं, क्योंकि ये दुख सिर्फ आप ही बर्दाश्त कर सकते हैं, ये आप ही को झेलना पड़ेगा। काश पहले आपने मेहनत कर ली होती, सरकारी नौकरी आपकी लग गई होती, तो जो आज शादी किसी और के साथ हो रही है वो शादी आपके साथ हो गई होती। मैं बार बार कहता हूं कि गुलाब का फूल देकर ये कह गया टोकरी वाला कि एक तरफा मोहब्बत करने वाले मेरे यारो, उसे ले गया कोई सरकारी नौकरी वाला। तो सरकारी नौकरी वाला कोई ले जाएगा आज, तभी तो कहते हैं बेटा धीरे 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 तैयारी करो, पढ़ो, मौज लो, लेकिन तैयारी जरूर करो, तैयारी जरूर करो। ठीक है जी। चलिए यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने लिखा या नहीं लिखा? चलिए बताएं। बड़ा दुख है भाई, बच्चा परेशान है, बच्चा रो रहा है, बच्चे की आंखों से आंसुओं की गंगा बह रही है। हालांकि दुख होता है, हम इसको फन वे में इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो, आपका मन पढ़ने में लगे। हालांकि जिसका पार्टनर जाता है उस पर दर्द क्या होता है, क्या बीतती है, ये सिर्फ वही जान सकता है। जिसका प्यार छिन जाए, जिसकी मोहब्बत छिन जाए, उस पर क्या बीतती होगी हमने तो मूवियों में ही देखा है, क्योंकि हमारी तो छिनी नहीं, हमारी तो हमारे संग आ गई तो हमें पता भी नहीं है। हमने मूवियों में जरूर देखा है कि आशिक पागल हो जाते हैं, बाल बिखेर लेते हैं, बाल बड़े कर लेते हैं, दाढ़ी बना लेते हैं ना। तो ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि अभी आपके माँ बाप, आपका परिवार आपके साथ है और उनके लिए आप जरूर मेहनत करें। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं मनसबदारी प्रथा। बहुत महत्वपूर्ण है कि सर मनसबदारी प्रथा 1577 में अकबर के द्वारा चलाई गई। किसके द्वारा बेटा? अकबर ने मंगोलों से ली थी। जो मनसबदारी प्रथा है अकबर ने किससे ली थी? तो आप कहेंगे सर अकबर ने किससे ली थी? अकबर ने ली थी भैया मंगोलों से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी। आप कहेंगे कि सर मनसबदारी प्रथा 1577 में अकबर के द्वारा चलाई जाती है, जो कि मंगोलों से ग्रहण की जाती है। ठीक है, अब बात आती है जी हल्दी घाटी युद्ध की। किसकी? हल्दी घाटी युद्ध। अब आते हैं महान राजा महाराणा प्रताप, क्षत्रिय राजा महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी अपने आप को अपनी हार स्वीकार नहीं की। हालांकि जंगलों में भटकते रहे, लेकिन मुगलों की सतानत सलात क्या बोलेंगे उसको देखा दिमाग खराब हुआ, कि मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की। इस सल्तनत में उन्होंने मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की, मुगलों से लड़े, बहुत लोगों ने धोखा दिया, फिर भी वो लड़ते रहे, फिर भी वो लड़ते रहे। ठीक है जी। तो आप कहेंगे 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है, जिसे खमनौर का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खमनौर का युद्ध भी कहा जाता है, कि अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा। अबुल फजल अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, नवरत्नों में से एक थे। तो इस युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। यह केवल इतिहासकारों का कहना हो सकता है, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी अपनी हार स्वीकार ही नहीं की। हार स्वीकार वो करते हैं जो गुलाम बन जाते हैं। ये महान योद्धा कभी गुलाम ही नहीं बने, इन्होंने हार स्वीकार नहीं की। अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना कि अकबर ने इन्हें पराजित कर दिया, ऐसा एग्जाम में लिखा आता है।
इन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं की, हालांकि जंगलों में भटके सेना इकट्ठी की, जनजातियों को इकट्ठा किया, पुनः हमला करने के लिए तैयार हुए, लेकिन हार स्वीकार नहीं की। लेकिन इतिहासकारों ने तो यही लिखा है कि भैया इनकी हार हो गई। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी। मनसबदारी प्रथा 1577 है मेरे लाल। चलिए, चलिए बहुत बढ़िया जी, शानदार। बहुत शानदार। चलिए, बहुत शानदार, लाजवाब। ठीक है जी, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लेंगे। लेकिन इसके अन्य स्रोत भी मैं बता दूं, अन्य स्रोत, अन्य स्रोत में ये क्या दिया है, जो अदर सोर्सेज हैं उसमें मनसबदारी प्रथा 1575 में बताई गई है कि अकबर ने मनसबदारी प्रथा 1575 में स्वीकार की थी। अब इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसे हम करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में यदि 1577 आएगा तो 1577 पर आप टिक करेंगे, यदि 1577 नहीं होगा तो 1575 डेफिनेटली दिया होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं दिए जाएंगे, दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना कि ये दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। इसे हम कैसे करेंगे, ऑप्शन से। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये भी आपके एग्जाम में दिया है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये भी एग्जाम में है, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो दोनों ही एग्जाम में आ गए हैं, तो आप इसको ऑप्शन से कर लेंगे, दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं आएंगे। हल्दी घाटी के युद्ध की हम बात कर रहे थे। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा। क्या कहा जी, खमनौर का युद्ध कहा। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग इसको लिख लें। चलिए, बहुत शानदार, लिख लिया होगा आप लोगों ने। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए कि भैया मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी, अकबर ने किससे ली थी। तो आप कहेंगे सर, मनसबदारी प्रथा जिसको हम कह सकते हैं सैन्य विभाजन कह सकते हैं, सेना का विभाजन करके पहले हाथी, फिर रथ, फिर घोड़े, पैदल सैनिक, इस प्रकार से भैया मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज किया जाता था। आगे बात करते हैं अकबर की धार्मिक नीतियां। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आएंगे कि अकबर की धार्मिक नीतियों में सुलह ए कुल की नीति अपनाई। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति का मतलब है सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार दिया, इसीलिए कहा गया कि अकबर महान राजा है। अकबर ने सभी धर्मों को एक साथ चलने के, एक साथ लेकर चला कि ये क्या करता है, एक साथ लेकर चलता है सारी चीज़ों की, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चला, इसीलिए इसके द्वारा जो नीति अपनाई गई थी उसे सुलह ए कुल की नीति कहा गया। ठीक है जी, सुलह ए कुल की पॉलिसी किसने अपनाई थी, अकबर ने। 1562 में अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने पर रोक लगा दी। अकबर ने कहा कि जो सेना अपने राजा के लिए लड़ रही है उन्हें गुलाम नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो योद्धा हैं और योद्धाओं को गुलाम दास नहीं बनाया जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। 1563 में यात्रा कर समाप्त कर दिया, जो तीर्थ यात्रा करता उसे रोक लगा दी। पहले मुसलमान राजाओं ने क्या किया, हिंदू हिंदू तीर्थ यात्राओं पर, जैसे कि अयोध्या चले गए, जैसे चित्रकूट चले गए, जैसे कहीं किसी भी हिंदू तीर्थ स्थल पर जाते थे तो उनसे टैक्स लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। लेकिन अकबर ने 1563 में वो भी बंद कर दिया। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर जो पहले से चला आ रहा था 712 से, ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक ने लगा दिया था, तो वो सारी चीजों पर क्या कर दी, रोक लगा दी। ठीक है, मजहर की घोषणा कर दी 1979 में। अकबर ने मजहर की घोषणा की और अकबर ने 1542 में दीन इलाही की स्थापना की। दीन इलाही का मतलब होता है इक्कीसवरवाद।
एक ईश्वर में विश्वास करना। दीन इलाही में कुल 18 सदस्य थे, इसमें कुल 18 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 18 सदस्य थे। आप कहेंगे सर इसमें कितने सदस्य थे? 18 सदस्य थे। एकमात्र हिंदू सदस्य कौन थे? एकमात्र हिंदू सदस्य, एकमात्र हिंदू सदस्य, तो आप कहेंगे सर एकमात्र हिंदू सदस्य थे बीरबल। कौन थे जी? बीरबल। आप कहेंगे सर बीरबल, जिन्हें बचपन का नाम महेश दास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? महेश दास के नाम से जाना जाता है। लिखने के बाद थंब जरूर करना। इनको एक बार जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद थंब जरूर करना। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, शिवम कह रहे हैं सर हम पहली बार लाइव आए हैं, आपको थैंक्स बोलने के लिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मुगलों में कह सकते हैं कि ये ठीक था, मुगलों में कह सकते हैं ये ठीक था। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लिख ली। ठीक है जी, इन सारी चीज़ों को हम लोग लिखते हुए चल रहे हैं। चलिए, किसी को कोई समस्या यहाँ तक? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लिख लिया, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं सर, स्वीकार करने वाला पहला व अंतिम हिंदू बीरबल थे और कुल सदस्य 18 थे। वदायूनी और अबुल फजल ने दीन ए इलाही को, यानी कि इसे मतलब किसे? दीन ए इलाही को, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही कहा। 1583 में अकबर ने हिजरी संबत के स्थान पर इलाही संबत चलाया। इलाही संबत चलाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यहीं तक कंप्लीट करेंगे, इसको आप लोग पढ़ लेना। हालांकि मैं आज एडवांस में पूरे मुगल वंश की पीडीएफ डाल रहा हूं, तो आप लोग पूरा मुगल वंश चाहें तो एक बार में ही नोट्स बना लें, फिर मैं क्लास लेता रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा। तो आज पूरे मुगल वंश की पीडीएफ ऐसे ही डल जाएगी। ठीक है जी, चलिए, तो आप लोग लिख लीजिए। चलिए, आशा करूंगा क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो सभी साथी भैया मेहनत करें, मेहनत करें, लगे रहें, सफलता जरूर एक ना एक दिन आपको मिल ही जाएगी, सफलता जरूर आपको मिलेगी। ठीक है जी, चलिए, तो सभी को जय हिंद, जय भारत।